नमस्कार। प्रोग्राम चर्चा है खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हमारा ये खास प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। अपने इस प्रोग्राम में हम एक बार फिर से आज चर्चा करेंगे सियासत की, सियासत, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों की। और इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ। सर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की घटती हुई जन्म दर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जनसंख्या की वृद्धि दर 2.1 होनी चाहिए और अगर ये इससे कम होती है तो ये एक चिंता का विषय है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 10 दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सूची में नंबर 1 पर है। तो ऐसे में सर, आप मोहन भागवत के बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी ने ये बयान नागपुर में परिवारों की भूमिका को लेकर जो एक सम्मेलन था उसमें ये कहा कि जो परिवार, जिस समाज के परिवार 2 से कम बच्चे पैदा करते हैं उनको समय बीतने के साथ उनकी अपनी भाषा, संस्कृति वो समाप्त हो जाती है, उनको बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप लुप्त हो जाती है। और ये बात आप इससे भी समझ लें कि 1840 से 50 के बीच महाराजा रणजीत सिंह की जो राज्य की सरहद थी वो अफगानिस्तान थी। 1947 में जनसंख्या का संतुलन बदला, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और आज हमारी सरहद अटारी तक आ गई, अमृतसर अटारी पहुंच गया। बिल्कुल। तो जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि संख्या की एक अपना महत्व है, ये आप दो घटनाएं आपको ये सीधी इतिहास से लेकर हम आ जाते हैं। वर्तमान में अगर आ जाए तो दक्षिण के जो राज्य है हमारे, चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन ने दोनों ने, मुख्यमंत्रियों ने अपील की है दक्षिण राज्य की जो जनता से कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार के वहाँ पे जन्म दर ज़्यादा है, हम अपनी जन्म दर जहाँ हमारी कम होती जा रही है। तो 2030 में फिर एक सभा जो संसद सदस्य हैं उनकी गिनती जनसंख्या को लेकर जनगणना के हिसाब से तो हमारी कम ना हो जाए, आप बच्चे ज़्यादा पैदा करो। योजनाएं भी उन्होंने अनाउंस की कि हम बेनिफिट देंगे, पढ़ाएंगे जो उनके साथ। तो ये चीज़ स्पष्ट है कि जनसंख्या का बहुत महत्व है। और फिर मैं समझता हूँ कि ये अगर हम जम्मू कश्मीर अपना ही देख लें, वहाँ पे घाटी में जनसंख्या कम हुई, क्या हो गया, बदल गया। इसी तरह केरला में चले जाएं या उस तरह जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही है, संतुलन बिगड़ रहा है। अब जो मोहन भागवत जी ने कहा उसका अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपने चाइना की बात करी, चाइना से हम आगे जरूर निकले। चाइना की समस्या, उन्होंने एक परिवार एक बच्चा कहा, आज उनके पास बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है। और इसी तरह जापान की स्थिति देख रहे। और जब ये स्थिति पैदा हो जाती है तो फिर आपको काम करने वाले शक्ति कम हो जाती है, श्रम कम, तो वो एक आर्थिक पहलू से भी आपको आ गया। अब जो तीसरी जो आरोप लगता है संघ प्रमुख की, भारत में ऑलरेडी जैसे आपने कहा जनसंख्या पहले विश्व में, प्रश्न ये है कि जब बुनियादी ढांचा और ये बुनियादी सुविधाएं की बात करते हैं कि अगर ऐसे दौड़ लगी तो फिर क्या बनेगा देश का। समस्या ये है कि जब एक वर्ग विशेष 8 से 10 बच्चे करता है, अनुपात बढ़ता जा रहा है और उस अनुपात बढ़ने के साथ साथ वो एक जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका विरोधी भी एक बढ़ता है, क्योंकि उनकी आस्था स्थानीय संस्कृति में नहीं है, वो बाहर से है। तो जब वो टकराव बढ़ेगा तो फिर ये समस्या खड़ी होगी। तो इसके लिए एक बेसिक जो चीज़ मैं समझता हूँ कि जनसंख्या का संतुलन ना बिगड़े, राष्ट्र स्तर पर एक जनसंख्या योजना नीति बननी चाहिए जिसमें सभी धर्मों के, वर्गों के लोगों को साथ बिठाकर और ये समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जो एक वर्ग विशेष है जो इस राष्ट्रभूमि से मातृभूमि मानता, राष्ट्र संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता, वो तो 1 या 2 बच्चे पैदा करें, और जो बाहर के प्रति रखता है, जो अपने को बाहर से आस्था जोड़ता है, अतीत
जैसे पाकिस्तान से जुड़ गया, बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान देख लें, इस्लामिक कंट्री देख लें, इनमें अल्पमति की क्या स्थिति है? मैं यहीं पे रहा हूँ लेकिन हूँ मैं कहीं और का, दिल से कहीं हाँ हाँ और हूँ। कहीं और। वो जो समस्या है हम्म। उसका तभी समाधान होगा जब आप अपनी संख्या संभाल के रखेंगे। जब आपकी संख्या कम होगी तो फिर आप पे दबाव बढ़ता चला जाएगा, और देश जो भारत नहीं रहेगा, भारतीय जो सनातन है वो खतरे में आ जाएगा। तो मोहन भागवत जी ने हर दृष्टि से, किसी एक नाम नहीं लिया, सभी दृष्टि से अगर देखें तो एक गहरी सोच है कि अगर हमारा श्रम, वैसे युवा शक्ति कम हो जाए, बुजुर्ग बढ़ जाए, तब भी हमारी समस्या है। अगर गैर सनातनी की संख्या बढ़ती है तब भी राष्ट्र की संस्कृति की समस्या है। और अगर ये संतुलन सरकार आज नहीं बनाती तो आने वाले 50-60 साल में देश में फिर टकराव वाली स्थिति पैदा होगी। तो अभी से जो चेतावनी मोहन भागवत ने दी है, देखिए अगर दक्षिण के राज्य कह रहे हैं तो ये अंदर अंदर सारे सोचते हैं संख्या का, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये संघ ने कहा, प्रमुख ने कहा या कोई हिंदुओं के लिए, ये राष्ट्र की संस्कृति को बचाने संभालने की। भारत आज अकेला देश है जिसपे सभी दुनिया की नजर टिका के बैठी है, चाहे वो इस्लामिक देश हैं, चाहे ईसाई के देश हैं, चाहे कोई और, उनकी निगाह भारत पर है कि भारतीय संस्कृति, भारत एक बगीचा है जिसमें आज सारे धर्म प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो अगर ये बगीचा बना रहे तो उसके लिए सनातन जरूरी है, अगर सनातन जरूरी है तो उसकी संख्या जरूरी है। तो ये एक कड़ी है, इस कड़ी को अगर एक चीज कमजोर होगी, संख्या ही है उसका आधार, और वो कमजोर होगी तो जब फुलवाड़ी बगीचा नहीं रहेगा, फिर एक फूल कोई भी जो होगा वो ही खिलेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये बात उस तरह सोचनी चाहिए, ना कि एक वर्ग विशेष से, राष्ट्र हित में और अपनी सभ्यता संस्कृति बचाने के हिसाब से लेनी चाहिए। मैं तो उसको बयान को इस तरह लेता हूँ। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में चर्चा करेंगे एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल की। सर, श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से शीयद प्रमुख सुखबीर बादल को सजा दिए जाना और उस सजा के दरमियान उन पर हमला होना, तो इन सब चीजों से एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। अब ऐसी घटनाओं का अकाली राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या असर पड़ने वाला हो सकता है? देखिए, जो घटना जो हरमंदिर साहब के बाहर हमला हुआ सुखबीर बादल, ये एक पंजाबियों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि पंजाब ने 1980-90 का एक दौर देखा हुआ है जिसमें नफरत और हिंसा की आंधी ने सबको जलाया, हलाया। तो अब दोबारा पंजाबी नहीं सोच सकते, ना अफोर्ड करते हैं कि इस तरह की दोबारा कोई आए। लेकिन जो बात अकाल तख्त ने फैसले की है, अकाली राजनीति की है, तो मेरा पहले भी कहना था कि अकाली दल का मजबूत होना पंजाब और पंथ दोनों के लिए हित में है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे अब दागी और बागी दोनों अकाल तख्त दोनों का है, जिस नम्रता के साथ अकेले सुखबीर बादल ने, सभी दागी और बागी सभी नेताओं ने नम्रता के साथ, हलीमी के साथ अकाल तख्त में पेश होकर अपने गुनाहों को कबूला और बख्शिश कराई। और इससे अकाल तख्त की अपनी जो कद बहुत बड़ा हो गया। इनकी हलीमी और इनके बख्शाने से इनको एक मुक्ति मिली, क्योंकि अकाली दल बादल ने अभी अनाउंस किया कि हम नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे। अब इसके कई फैसले और घटना के हैं। विक्रम मजीठिया ने आरोप लगाया कि एसपी रैंक का आदमी नारायण सिंह चौड़ा को जिसने आतंकी है उसकी पृष्ठभूमि में कत्ती, उस पर हम आगे अपराध के केस चल रहे हैं और वो कट्टरवादी पाकिस्तान भी होकर आया, इस तरह का आरोप लगाया। तो ये एक पंजाब पुलिस की असफलता है कि उसको एक दिन पहले उन्होंने देखा, वो रेकी कर रहा था, उस समय बादल वहीं पे थे और वो भी वहीं पे था, पुलिस ने उसको देखा भी था पर उसकी निगरानी नहीं की। अब दूसरी समस्या है कि डीजीपी स्पेशल पंजाब जो कह रहे हैं कि हमारे 175 आदमी उनकी सुरक्षा में लगाए हुए थे, पर वो 175 आदमी की सुरक्षा को भेद के 10 फुट के नज़दीक चले गए। अगर उनका सुरक्षाकर्मी ना बचाता तो एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसके सोच के दिल कांपता है। लेकिन पहले दोनों ही हैं कि एक तरफ पुलिस की असफलता तो दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी नहीं बचाया। बिल्कुल सुरक्षाकर्मी पुलिस कर्मचारी है। तो ये एक ऐसी चीज है जो पुलिस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि इतने होने के बाद भी अगर देखिए चौड़ा को जब एसपी रैंक का आदमी मिला है तो फिर उसी समय उसको सबको सचेत करना चाहिए था कि ये आदमी घूम रहा है, इस पर निगरानी रखी जाए। उस पर निगरानी नहीं रखी। तो ये एक चिंता का विषय, ये एक पल।
दूसरी देखिए जो अकाल तख्त ने सजा लगाई है इनको, वो इनको एक मुक्ति, राजनीतिक मुक्ति भी मिली, समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी कायम हुई कि उन्होंने। अच्छा, दूसरी उस सजा में दो पहलू है। एक तो पहलू है कि उन्होंने जो धार्मिक सजा दी कि बर्तन मांजने और जूते साफ करने, टॉयलेट साफ करने, ये धार्मिक सजा होगी। दूसरी, उन्होंने 6 मेंबरी कमेटी बना दी कि धामी जी के, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक के जो एडवोकेट धामी है प्रधान, कि अकाली दल का रीऑर्गेनाइजेशन करें, नई मेंबरशिप लें। ये राजनीतिक पहलू है। बिल्कुल। अब इसका जो है, जो दागी और बागियों से अलग अकाली धड़े हैं, उनकी आज के कल स्टेटमेंट आई हुई थी कि हमें भी अकाली दल में उतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी दूसरों को। अब इसका मतलब है कि धड़े तो बहुत है अकाली दल के, तो उनको उन्होंने बीच में नहीं लिया, अकाल तख्त ने उनको तो बीच में लिया नहीं, भाई आप भी इकट्ठे हो जाओ। तो अब अकाली दल ने अनाउंस कर दिया नगर निगम में यहाँ पे झगड़ा एक तो विदन होगा, दागी और बागियों में होगा, फिर जो बाहर रह गए हैं क्योंकि वो संतुष्ट है, वो अकाल तख्त के निर्णय को भी कहते हैं कि लीनियंट व्यू लिया उन्होंने कि सख्त लेना चाहिए तो उनके हिसाब से और सख्त। और चौड़ा जो आतंकी है उसने भी यही कहा कि मैं इनको बादलों को बख्श नहीं कर सकता, इन्होंने सफगार किया बेअदबी के मामले सारे। तो ये एक अंडरकरंट चलता है जो कट्टरवादी और मॉडरेट के बीच। तो ये संघर्ष मैं समझता हूँ चलेगा, और इसीलिए मेरा ये मानना था कि अकाली दल का मजबूत होना पंजाब के लिए, देश के लिए, पंथ के लिए ज़रूरी है। नहीं तो ऐसी घटना फिर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद किसी समय भी हो सकता है। और पंजाब सरकार को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक घटना सरकार पर सीधा निशाना भी हो सकती है। सरकार को बदनाम करने के लिए भी ऐसा, अगर ऐसी घटना हो जाती तो मान सरकार कटघरे में खड़ी थी, ये क्या होगा। तो ये सरकार को, केंद्र को भी, प्रदेश को भी, और स्वयं अकालियों को भी कि ये नफरत की और हिंसा की जो बात है कहाँ तक चलेगी। अगर आप देखिए अंतरकलह और अहम जो है अकालियों में, जो पिछले इसी तरह कारण ही इनकी जो डाउनफॉल आया अकाली राजनीति। नहीं तो 100 साल पुरानी पार्टी, इतनी पंजाब से सीमित, पंजाब से जुड़ी, जड़ों से जुड़ी, उसका पता नहीं है कि नेता लोगों ने जो इन्होंने बर्तन साफ किए हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये जो सजा थी, बर्तन साफ करते समय अपने दिलों पे भी सफाई करते, ये सोचें कि अपने दिल भी साफ करें, वो हुए कि नहीं हुए। ये अब आज ने 6 महीने पता नहीं, परमात्मा से यही दुआ है कि जो सजा मिली है वो केवल धार्मिक ना समझे, अपने बर्तन ना समझे, दिल भी साफ करके फिर पंजाब की सेवा में आए, पंजाबियों की सेवा में आए, तो ये बेहतर रहेगा। नहीं तो पंजाब का फिर टकराव के हताशा की राजनीति नुकसानदेह रहेगी। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में सर के साथ चर्चा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को लेकर जो बयान दिया है उससे एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। धनखड़ ने एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री से कहा है कि किसानों के साथ जो लिखित वायदे किए गए थे उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया है। और उधर दिल्ली में शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों और पुलिस के बीच टकराव बढ़ गया है। तो आप धनखड़ के बयान और किसानों के दिल्ली कूच के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है? देखिए, शंभू बॉर्डर पर अम्बाला में कल जो घटना घटी, जैसे टीयर गैस हुए, बिल्कुल आंसू गैस के गोले छोड़े, हाँ, ये दुखदाई है। ये ऐसे लगता है जैसे दो देशों की सीमा पे हम खड़े हो गए हैं। किसान भी अपने, सरकार भी अपनी, देश भी अपना। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो स्टेट बात करी, वो मुंबई में एक सम्मेलन में कपास उद्योग वाले, कृषि उद्योग, एक कार्यक्रम चल रहा था, हाँ। तो उसमें उन्होंने मंच पर बैठे कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी संवैधानिक पद पे बैठूं, आप भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, किसान का आंदोलन फिर दोबारा शुरू हो चुका है और किसान परेशान भी है, तो मुसीबत में भी है। तो उनके जो वादे किए गए थे, वो वादे कहाँ, किस स्थिति में है, क्या स्थिति है उनकी, वो मुझे बताया जाए और उनके किसानों की परेशानी और मुसीबत कम की जाए। तो ये बात देखिए, इससे पहले जो ये खुद जाट हैं, धनखड़ हरियाणा से हैं, तो इसी तरह जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, वो भी जाट थे। उन्होंने भी, वो तो फिर एक सीमा आगे निकल के मोदी सरकार की निंदा क्रिटिसाइज करते सीमा लक्ष्मण रेखा पार करके
लेकिन उन्होंने बड़े मर्यादित शब्दों से उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी बात कही, तो उनकी बात का मैं समझता हूँ कि ये परिणाम है कि आज संसद में कल जो आज स्टेटमेंट आई है कृषि मंत्री शिवराज चौहान की कि हम सभी फसलें MSP पे खरीदने का आश्वासन दिया है कि हम किसानों के विरोधी नहीं, किसानों के हित में है। और स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी कि लागत से 50% अधिक पे खरीदेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और इसके साथ साथ ही आज आई हुई है मुख्यमंत्री जो हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी की कि हम तो सारी की सारी फसलें हरियाणा में MSP पे खरीद रहे हैं। तो ये दो बातें उपराष्ट्रपति जी का जो संवेदनशीलता, उन्होंने आप खुद मुद्दा उठाया, कृषि मंत्री का उनका संसद में जवाब देना, नायब सिंह सैनी जी का जवाब आना, और किसान नेताओं का भी है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने भी कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो मेरा मतलब ये जो ऐसा वातावरण बनना, इसमें कृषि मंत्री और उपराष्ट्रपति ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बशर्त किसानों की जो अपनी मांगे हैं वो कृषि तक सीमित रहे, वो भारत की नीतियों पे ना करें कि विश्व व्यापार संगठन से आप बाहर आ जाओ, आप ये ना करो, ये किसान कोई डिसाइड करने, ये देश की संसद करेगी, ये उनका हक नहीं है। जो करना देश के हित में सरकार ने करना, संसद में पाना, उसकी नीति चलनी है। ये तो अपनी बात रख सकते हैं कि हमारी फसल की लागत कम हो, उत्पाद अधिक हो और उसकी एक उचित कीमत पे खरीदी जाए, या उनको खाद चाहिए या कोई और समस्या आती है, ऐसी समस्या करें और लचीलापन रखें। जिद हार और जीत की स्थिति में ना लेके आए, या ये कि हमने बोल दिया हमें पेंशन चाहिए तो पेंशन तो कल को किसी कोई मांग से, आप तो पेंशन के कौन किसको देगा पेंशन? ये प्राइवेट आदमी पेंशन सरकारें देनी शुरू कर दी तो फिर आप ये ऐसी मांगे हैं जो एक जिद के तौर पे। मुख्य मुद्दा MSP का है, MSP पे आश्वासन दे दिया सरकार ने, पर सवाल प्रश्न यह है कि जो राष्ट्रपति ने कहा कि आश्वासन पे राष्ट्रपति ने हाँ तो की है कि हाँ मैं शिवराज चौहान जी के बयान को मानता हूँ, पर आश्वासन का एक समय सीमा होनी चाहिए। हाँ हम अगले 70 में या 2 महीने में या 3 महीने में कानून की गारंटी उठाएंगे या फसल खरीदेंगे तो कैसे, तो ये केवल आश्वासन तो पहले भी मिले थे। अब ये है कि एक कृषि मंत्री और उपराष्ट्रपति दोनों आश्वासन को लेकर सहमत है, तो संगठन के जो नेता है किसान उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए और एक समय सीमा के बीच सरकार को इसका हल करना चाहिए, क्योंकि किसान परेशान होते हैं और ये माहौल बनता है उसमें आम आदमी भी परेशान होता है, देश की जो साख है वो भी परेशान। जब हम अब विकसित देश की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो बहुमत समाज तो किसान ही है, 65-60% किसान ही काम करता है। बेशक झंडा पंजाब के लोगों ने या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में उठाया, तो बात तो सारे देश की हो रही है। जो पॉलिसी बनेगी के लिए पंजाब की तो बननी नहीं, राष्ट्र स्तर पे बनेगी, तो उसको जल्दी निपटा के इसका समाधान ढूंढना चाहिए, इसको और आगे लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, मेरी ये मानना है। बिल्कुल सर, क्योंकि इस पे भी लगभग कनाडा में रहते जो सिख लोग हैं और वो भी जो सारे हैं उनकी भी नजर है नहीं इस घटना पर भी, क्योंकि सियासत तो इस पे भी बहुत ज्यादा चल रही है। नजर से देख रहे हैं, वो हमारे नागरिक नहीं है, वही ना, वो हमारे नागरिक लेकिन नहीं वो है, चाहे वो सिख है चाहे हिंदू है, चाहे वो शरारत की नजर से देख रहे हैं, वो तो इसमें जलते में घी डालेंगे, वो जलते में घी। ये भी चीज आपने पॉइंट उठाया, ये भी चीज समझने की है, किसानों को समझना होगा कि वो हमारे नागरिक नहीं, ना उनको हमारे सहमत है इधर, वो तो अपने हित लेके हमारे देश को खराब करना चाहते हैं। उसके लिए किसान अपना कंधा ना दे कि देश को खराब करने किसान का कंधा इस्तेमाल हो जाए, ये किसान नेता को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की घटना को लेकर कहा है कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही जो है संभल और बांग्लादेश में हो रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इन तीनों मामलों की प्रकृति और तीनों मामलों का DNA एक जैसा है। तो हिंदुत्व को लेकर बिल्कुल स्पष्ट बात करने वाले योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व के बारे में आप क्या चर्चा करना चाहेंगे? व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना, मैं ये जो DNA की बात है, DNA तो सारे एशिया का एक ही DNA, ये लड़ाई विचार की है। देखो बाबर ने एक विचार डेवलप किया
बाबरनामे में लिखा है कि हमने इस मंदिर में तोड़े, यहाँ पे मूर्तियां तोड़ी, यहाँ से ये खजाना लूटा, सारा वो तब से चला आ रहा है। आज से नहीं, बाबर से पहले मोहम्मद गोरी, गजनी, कुतुब ऐबक सारे ये इसी सोच के चले। बाबर ने आके इस्लाम को और बढ़ाने की वो, क्योंकि वहीं पे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाने का काम शुरू किया। अब ये जो पहले प्रश्न पे हम बात कर रहे थे कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। भारत में सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति के अनुसार सब का अपने आस्था अनुसार जीवन जीने का हक है। वहां पे वो कहते नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है, उनको जीने का भी हक नहीं। सर धड़ से कलम करना ये उनका नारा है। हमारे सरबत का भला है, सब निरोगी रहे, सब सुखी रहे, सब, ये हमारे अति वेदों में भी कहा गया, गुरबानी में भी कहा गया। हमारे ये सनातन संस्कृति है, मानवीय पक्ष इसमें। तो इसका टकराव चलता है। देखिए, इस टकराव के कारण ही विभाजन हुआ। आज विभाजन के 75 वर्ष बाद फिर यही चल रहे। और जो बांग्लादेश में नारे लगते हैं वो बाबर वाले समय के नारे, अफगानिस्तान में लगते हैं वो भी बाबर वाले, पाकिस्तान में लगते हैं वो भी नारे, क्योंकि हिंदुओं को या सनातन संस्कृति, अब वहाँ पे बौद्ध, जैनी, सिख सारे अफेक्टेड है, क्योंकि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। तो जो योगी आदित्यनाथ ने बात करी वो स्पष्ट ऐसा कड़वा सत्य है जिसको आज तक किसी ने कहने की हिम्मत नहीं। एक है तो सेफ है, उन्होंने पहले एक बात करी थी। तो ये एक कहने सेफ है कि जो जात बरादरी में हम फंसे हुए हैं, इससे ऊपर उठकर जब हम एक हिंदुत्व के हिसाब से, सनातन संस्कृति के हिसाब से हम जब तक कार्य नहीं करेंगे तो हम, वही स्थिति है, कटेंगे भी बटेंगे तो कटेंगे वाला हिसाब है। और बांग्लादेश में आज जो हो रहा है सारी दुनिया देख रही है, हमारा विपक्ष साइलेंट है। जो मुस्लिम वोटों को, ये जो एक खतरनाक सोच है, ये सोच सबसे घातक है देश के लिए। ये एक घुन है, दीमक है। अगर अभी ना इसको रोका गया तो ये सारे शरीर को खा जाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश में, संभल में जैसे पत्थरबाजी हुई, क्योंकि ये मदरसों में, मैं समझता हूँ जो सरकार मदरसों में, हम टीचर्स को भी, वहाँ पे जो मौलवी है उनको भी पैसे देते हैं, सरकारी पैसे देते हैं, मदरसा जो रजिस्टर्ड है उनको भी सहायता मिलती है। कम से कम उन्हें पढ़ाया क्या जा रहा है? ये विचारधारा अगर काफिरों वाली चल रही है, क्योंकि एक पुराने अतीत में जाओ तो एक फतवे ऐसे है कि एक जगह अरुण शौरी जी की किताब है फतवों को लेकर, उन्होंने लिखा है कि एक ने प्रश्न किया कि उनका एक सीधे जवाब है, जो हिंदू करें उससे उल्ट करना, ये फतवा। अब इस चीज को जो बुद्धिजीवी है, इस्लामिक, अगर वो तो करे, रोके तो रोके, अगर वो साइलेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब उनकी हाँ में हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति देखो, हर धर्म में कुछ ना कुछ, जब एक रिफॉर्म मूवमेंट चलती है तो दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसमें कुछ आते हैं, पर जो बुद्धिजीवी होते हैं उसको, वो उस चैप्टर को साइलेंट कर देते हैं, काटते नहीं, उसको साइलेंट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, भाई नहीं, ये आज की परिस्थितियों में ये चीज़ संभव नहीं है। तो जो मानवीय पक्ष है उसको लिए। इसी तरह कुरान में, इस्लाम में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मानवीय पक्ष है, उसको उजागर करना चाहिए। बुद्धिजीवी आगे आगे कहें कि हाँ, भाईचारे की बात करते हैं, मानवीय पक्ष की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, एक अल्लाह की बात करते हैं, एक ओंकार की बात करते हैं, एक ओम की जो बात है, ये सारी है तो उसी के, आत्मा तो सब में ही है। उस चीज को उजागर करें ना कि सर धड़ से कलम वाली कोई। अगर आप प्रोत्साहित करेंगे, हिंसा को आप प्रोत्साहित करेंगे तो वो टकराव तो सारी उम्र चलेगा। इसी कारण आज विश्व भर में एक ऐसे कट्टरपंथी के कारण इस्लाम पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ये इस्लाम के बुद्धिजीवी आगे आए। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ ने तो एक सत्य दिखाया, आईना दिखाया, इस समाज को भी, उस समाज को। दोनों समाज आत्मचिंतन करें, उधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, कि वो सर धड़ के कलम को भी सोचे और ये अपने जात पात से ऊपर उठकर सोचे, तभी ये बनेगा। मैं अब जो पहला प्रश्न संघ के साथ जुड़ा था, मैं इसको सारे को कंक्लूड कर रहा था। तो भारत, अगर भारत रहना है, सनातन संस्कृति को जिंदा रहना, तो जो बात मोहन भागवत जी ने कहा वो भी स्वीकार करनी पड़ेगी, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो भी स्वीकार। ये दोनों की बातें भारत का आधार है। अगर ये आधार कमजोर होगा तो भारत फिर भारत नहीं रहेगा। ये बात आज सबको समझ लेनी चाहिए। ये दो व्यक्तियों ने जो बात कही है, जो विचारधारा को लेकर की है, और बुनियादी बातें हैं, इस पे स्पष्ट रूप से राजनीति में जो है
एक व्यवहारिक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी भविष्य जो है फिर अंधकार में हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इनको अनदेखी नहीं होनी चाहिए, इस पे लागू करना चाहिए सरकार को भी, समाज को भी, इस पे गंभीरतापूर्वक सोचकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास, जिसमें एक बार फिर से हमने सर के साथ बहुत ही गंभीर मुद्दों पर बात की, जिसकी वजह से पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन फिलहाल आज प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।